चलो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले एक काम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें, वो होता है एंगल। पहले एंगल का कंसेप्ट समझते हैं। जब से हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी, उसमें और अब में सिर्फ एक ही छोटा सा मेजर फ़र्क आएगा कि हमने जब भी 10th में एंगल्स लिखे थे वो डिग्रीज में लिखे थे। अब हम 90% ऑफ द टाइम +1 और +2 के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम रेडियंस में लिखेंगे, डिग्रीज में नहीं लिखेंगे। ठीक है। जब हम एंगल की बात करते हैं बच्चे, अपने को एक चीज़ पता है, एंगल क्या होता है, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, ये जो सर्कल है इसके अंदर हमारे पास ये आ गया सेंटर, ये आ गया रेडियस, और यहाँ से अगर उसने ये लेंथ ऑफ आर्क कवर करी है, ये वाला जो है ये क्या करी है, लेंथ ऑफ आर्क कवर करी है, और ये बीच में क्या आ जाएगा उसका, यहाँ पे थीटा एंगल आ जाएगा। तो ये जो थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये हम सबको पता है, ये अपना हमेशा से फॉर्मूला याद है अपने को, L इज इक्वल टू आर थीटा। क्लियर है। अब मैं इसको किस तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर हम एंगल्स को रिलेट कराएंगे, यहाँ पे हमारा थीटा, अब देखो यहाँ थीटा हमारा दो लेंथ को रिलेट करवा रहा है, एक तरह से लेंथ है। तो जब भी हम दो लेंथ्स को रिलेट कराते हैं, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक को जब हम स्पेशली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, ये ध्यान रखना, जब भी हम दो लेंथ को रिलेट कराएंगे तो थीटा डिग्रीज में नहीं हो सकता, थीटा हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, वरना तुम्हारा आंसर भी गलत आ जाएगा। अब हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, देखो जिस टाइम पे हम कहते हैं बच्चा, हम एक सर्कल बना रहे थे, जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे पास जब कोई चीज़ रोटेट करना शुरू करती है तो वो यहाँ से शुरू करके पूरा यहाँ तक घूमती है, और टोटल डिग्री कितने की होती थी, 360 डिग्री की, पूरा 360 डिग्री का घूमता था। तो हम कहेंगे कि वो 360 एक्चुअल में 2 पाई रेडियंस में घूमता है। तो मेन जो यूनिट है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या बन गई यहाँ पे, एंगल की रेडियंस। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस है, पाई की वैल्यू सेम वही 22/7, लेकिन जब हम रेडियंस के अंदर लिखेंगे तो पाई को पाई रहने देंगे, हम इसको वैल्यू नहीं डालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर जो मैं 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ रेडियंस में, तो सीधा पाई रेडियंस आ गया। 90 डिग्री को अगर जो मैं रेडियंस में करना चाहता हूँ तो पाई/2 आ गया। 45 डिग्री को करना चाहता हूँ तो क्या आएगा, पाई/4 आएगा। अगर हम 60 डिग्री को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। 30 डिग्री को लिखेंगे तो पाई/6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। जिस मर्जी तरीके से हम एंगल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पास। तो ये हमारी रेडियंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर मैं छोटे में लिखूँ कि भाई किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखें, तो 1 रेडियन बेसिकली क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। यहाँ पे हम पाई की जो भी वैल्यू होगी अपना निकाल देंगे, तो एक अप्रॉक्सीमेटली 1 रेडियन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट्स। अब डिग्रीज डेसिमल्स में नहीं हो सकती हैं, तो जब डिग्रीज डेसिमल में होती है, उस डेसिमल पार्ट को 60 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करके जो आएगी उसको हम मिनट्स में लिखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एंगल की डिग्री की छोटी यूनिट होती है मिनट, और उससे भी छोटी यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनट वाले फ्रैक्शन पार्ट को 60 से फर्दर मल्टीप्लाई करके जो भी आता है डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई भी मान लो यहाँ पे अगर जो कुछ ऐसा आ जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, ये सेकेंड्स है। तो डिग्री की ही छोटी यूनिट होती है मिनट और सेकेंड। और अगर 1 डिग्री को मैं रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पाई/180 आ जाएगा। पाई/180 रेडियंस, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 0.01746 रेडियंस। ठीक है। तो 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होता है, जितने भी डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आती जाती हैं। अब इसके बाद हम वापस से अब अपना ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ये तो हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं पहले 10th वाली से। 10th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक चीज़ समझी थी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एक रिलेवेंट चीज़ थी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल था, क्योंकि हमने 10th के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सब कुछ किया था। और उसमें हमने देखा था, अगर हम ये बेस कंसीडर कर रहे हैं तो उस बेस कंसीडर करने का रीज़न होता था कि एंगल यहाँ बन रहा है। तो बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं था। बेस कौन सा होता था, साइड एडजेसेंट टू एंगल। जहाँ एंगल बन रहा है वहीं पे वो वाली जो साइड होगी, ये वाली हमारी बेस हो जाती है और दूसरे वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाता था। और अगर इसका कुछ अलग होता, मतलब अगर मान लो एंगल यहाँ बन रहा है तो इस फाई एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला हमारा बेस आ जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर आएगा। हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में सेम ही रहता था।
इसके अंदर हमने देखा था 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमारे पास साइन थीटा जो होता था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारे पास होता था बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा हमारे पास होता था परपेंडिकुलर बाय बेस। और इन सब का रेसिप्रोकल जैसे कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, जो कि हमारे पास होएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, जो हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और फिर कॉट थीटा होता है जो हमारा ये आता है टैन का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अपना अपना तरीका होता है याद रखने का। मैंने किस तरीके से याद करा हुआ था अपने टाइम पे कि एस और सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एस और सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और सी मतलब साइन और कॉस नहीं, साइन और कोसिकेंट, कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टैन और कॉट हैं। और इसके अलावा हमारे पास टैन का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लेंगे, वही रेसिप्रोकल करके आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और क्या फॉर्मूला था, देखो अगर जो हम पाइथागोरस लगाते हैं, ये समझना, जब हमने पाइथागोरस लगाई थी तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ऐसा ही था। अगर मैं एच को उस साइड में डिवाइड कर दूं, एच को मैं एक साइड में डिवाइड कर देता हूं, तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो पी बाई एच हमारे पास क्या था, पी बाई एच तो साइन थीटा होता है ना, पी बाई एच तो हमारे पास साइन थीटा था, तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बी बाई एच हमारे पास क्या होता है, ये तो कॉस थीटा था, तो मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और ये हमारा 1 बन जाता है। इस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाला था। इन्हीं को रीअरेंज करके मैं एच की जगह एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, या बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर रखे, किसी भी तरीके से रीअरेंज करके जो मैं और फॉर्मूलाज डिराइव कर सकता हूँ, जो हमने 10th में किए हुए थे, वो था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्मूलाज ऑलरेडी 10th क्लास में करे थे। इसके अलावा हमने और जो फॉर्मूलाज करे थे 10th क्लास में, वो हमारे पास होता था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो हमारा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता था, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता था, और कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होता था। और इसी तरीके से अगर हम टैन की टर्म्स में भी लिखें, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टैन थीटा के इक्वल होगा। इसमें सारा का सारा जो कुछ भी हमने किया था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किया था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होते हैं, अब देखो जब मैंने क्वाड्रेंट की बात करी है तो हमने जब अभी 360 के एंगल को डिफाइन किया, हमने पूरी 10th क्लास में 360 एंगल कहीं देखा ही नहीं था, हमने सिर्फ बात करी थी 0 से लेके 90 डिग्री के लिए, जिसको अब हम क्या कह देंगे, अगर रेडियंस में लिखूंगा 0 रेडियन से लेके पाई बाय 2 रेडियंस तक, है ना। तो सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो 90 टू 180 डिग्री के बीच में होगा, दैट इज पाई रेडियंस तक होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। और जो 180 से 270 डिग्री दैट इज 3 पाई बाई 2 रेडियंस तक होगा, उसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और 3 पाई से लेके 2 पाई, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 से 360 के बीच में जो होगा उसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें जब हमने 10th क्लास के अंदर वैल्यूज़ निकाली थी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह की वैल्यूज़ निकाली थी, वो थी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब हमने वैल्यूज़ देखी थी तो हमारी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो कि नेगेटिव आई थी, तो उन वैल्यूज़ को हमने याद रखा था। जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता था उसकी ईजीएस्ट ट्रिक्स हैं जो हाथ से हम उंगलियों के हिसाब से याद रखते होते हैं या 4 से डिवाइड करते होते हैं, उन ट्रिक्स का भी मैं लिंक डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो वाली ट्रिक भी तुम्हें दिख जाएगी जिस तरीके से हम टेबल को याद कर सकते हैं। तो अदरवाइज फिलहाल मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर जो वैल्यूज़ देखें तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यूज़ होती थी। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये थी। और जब हम इसी के साथ में कॉस की वैल्यूज़ लिखेंगे तो कॉस की वैल्यूज़ के लिए क्या होता था, अब देखो जो हमने ऊपर कन्वर्जन्स लिखी हैं ये वाली, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस 0, साइन ऑफ 90 माइनस 0 कॉस 0 के इक्वल होना चाहिए। साइन ऑफ 90 माइनस 0 मतलब साइन 90, और वो कॉस 0 के इक्वल होगा, तो ये क्या आएगा, कॉस 0 की वैल्यू आएगी 1,
ठीक है। और जो साइन ऑफ 90 माइनस 30, साइन ऑफ 90 माइनस 30 मतलब cos 60, cos 60 क्या होगा, साइन 30 के इक्वल। तो वो उल्टा करके हम इसे डायरेक्ट लिखते जाते थे 1/2 और यहाँ पे 0। तो किया क्या हमने, साइन वाली वैल्यूज़ को उल्टा करके लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता था, tan की वैल्यू आएंगी। जो tan की वैल्यूज़ आती थी 0/1 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो 1, फिर इसके √3 और 1/0 इज इनफाइनाइट। कॉट के लिए हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, या रेसिप्रोकल कर दो या उल्टा लिख दो, सेम वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा 1/√3 और यहाँ 1 आ जाएगा। और अगर हम कोसिकेंट की बात करें, कोसिकेंट बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जिस टाइम पे हम कॉसेक की बात करेंगे बच्चे, कॉसेक के अंदर हमारे पास रहेगा जो साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉसेक 1/0 क्या होगा, 1/0 इज इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ गया, इसका √2 आएगा, इसका 2/√3 और इसका 1। और सीकेंट के लिए हम इसको पीछे से स्टार्ट कर देते हैं लिखना, क्योंकि सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इसको सीकेंट थीटा रहेगा। तो 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज़ थी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब हम हर क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे, मतलब हम सिर्फ इतने के अंदर लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम पूरा चारों क्वाड्रेंट्स के लिए सीखेंगे। अब इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो चीज़ें हैं जो तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है और उसके बेसिस पे हमें पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम मिल जाएगा। क्वाड्रेंट सिस्टम समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से अपना क्वाड्रेंट्स बनाते हैं चारों। ये हमारे पास हमने क्या किया, ये जो एक्स एक्सेस वाली लाइन है यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 0, 0 से 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और उसके बाद 360, ऐसा ही था। मैं इसको डिग्रीज़ में भी लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गया था 90 डिग्री, ये आ गया था हमारे पास 180 डिग्री, ये आया था हमारे पास 270 डिग्री और ये हमारे पास आ गया था 360 डिग्री घूम के। तो ये हमने पूरा एक राउंड इस तरीके से काट दिया था। अब इसके अंदर हमें याद क्या रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इनका मतलब क्या होता है, इनको हमने सिर्फ याद रखने के लिए किया है कि ऐड शुगर का मतलब ए से स्टार्ट हो रहा था, तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 to 90 के अंदर हमारे पास हमने अभी देखा है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो कि नेगेटिव थी, मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या रहती हैं, हमारी पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जहाँ पे 90 से 180 के बीच में आता है, तो वहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है जो कोसिकेंट, सिर्फ इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहने वाली है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है हमारे पास tan और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास cos और cos का रेसिप्रोकल होता है secant। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली और हम किस तरीके से इसको समझते हैं, मैं सिर्फ एक का ग्राफ बना के समझा रहा हूँ। बाकी ओवर डिटेल्ड जो है इनकी वैल्यूज़ का और ग्राफ का वो मैंने पीडीएफ के अंदर डाला, वो पीडीएफ भी मैं तुम्हें साथ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से देख लेना। फिलहाल मैं सिर्फ एक का ग्राफ बना के समझा रहा हूँ जिससे तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास मेन ग्राफ होता है, जैसे साइनोसॉइडल वेव से स्टार्ट करते हैं। साइनोसॉइडल वेव क्या होती है, जो साइन फंक्शन की वेव होती है। देखो साइन फंक्शन की वेव इस तरीके से चलती है बच्चा, ये हमारी साइन वेव चलती है ऐसे। तो जब साइन वेव इस तरीके से घूमती है तो एक्चुअल में साइन वेव यहाँ से स्टार्ट करके जब ऐसे गए हैं और वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, उसके बाद तो वो रिपीट हो रही है ना। ये पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देती है। तो जब हमने 0 से स्टार्ट करके 360 तक गए, हम 0 से स्टार्ट करके 360 तक गए, उसके बाद फिर चीज़ें घूमनी शुरू हो जाएंगी सर्कुलर मोशन में। तो इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में बांट देते हैं। ये देखो हमने क्या किया, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया। तो 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 90 डिग्री पे, π/2 पे, फिर उसके बाद पाई पे, फिर 3π/2 पे और फिर ये 2π के ऊपर। तो देखो जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो π/2 के ऊपर मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आई थी कि नहीं, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम y रख लेते हैं, यहाँ पे हमारा x एक्सिस चल रहा है, तो y इज इक्वल टू साइन x के हिसाब से जब हम लेते हैं तो हमारा x क्या आ जाता है, डोमेन में क्या आती है, सारी परमिटेड वैल्यूज ऑफ x, मतलब थीटा, सारे एंगल 0 से लेके 360 तक।
और y क्या आ जाता है, जो उसकी साइन फंक्शन की वैल्यू आएंगी पूरी उस एंगल्स पे, तो वो आ जाती है हमारी रेंज। तो देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 तक जाती है, हमने देखी है +1 तक आ रही है। फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपना 10th के अंदर भी देखा था कि साइन की जो वैल्यूज थी मैक्सिमम +1 तक जा रही थी, वो 0 से स्टार्ट होके +1 तक जा रही थी सिर्फ। वो हमने क्यों कहा था, क्योंकि हमने सिर्फ अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी थी। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, अभी मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, तो वो ऊपर से इंक्रीज से आके डिक्रीज करेगा और यहाँ पे लेकिन रहेगी वैल्यू पॉजिटिव। बाकी दोनों क्वाड्रेंट में वो क्या जाएगा, नेगेटिव में, मतलब और नेगेटिव में वैल्यू जो जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम मतलब लीस्ट वैल्यू तक जो जाएगा वो -1 तक जाएगा, और -1 के बाद जाके 2π पर आकर वो फिर से 0 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो काम करते हैं, इस तरीके से वो पीरियोडिक फंक्शन में रहेगा। इसके अलावा अगर जो मैं अब तुम्हें कॉस फंक्शन की बात करूं, तो कॉस तो होता ही शुरू यहाँ से है ना, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 0 पे वो 1 आएगा और 90 पे आते आते वो 0 चला जाता है, और उसके बाद इस तरीके से हमारा वो पीरियोडिक फंक्शन करके अपना चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारों के भी होंगे, वो PDF से तुम देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं कि इन वैल्यूज़ को हम एक्चुअल में करते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं। देखो बच्चे, अपना अपना तरीका होता है याद रखने का। मैं एक काम करता हूँ, इसको आगे लेके चलता हूँ। अभी हमने इनको याद रखने के लिए हर किसी का अंडरस्टैंडिंग का अपना वे होता है। मैंने एक बहुत सिंपल सा वे सोचा हुआ है जिसको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये देखो, एक मिनट फिर से ही बना लेते हैं। देखो ज़रा, मैंने क्या वे सोचा हुआ कि मैंने इसको x एक्सिस और y एक्सिस जो हैं, इनको एक को अच्छी लाइन और एक को बुरी लाइन रखा हुआ है। अच्छी लाइन और बुरी लाइन क्या है, वो अपनी रेफरेंस के लिए, सिर्फ समझने के लिए या समझाने के लिए है। मैंने रखा हुआ है कि ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अच्छी वाली लाइन है। अच्छी वाली लाइन क्यों है, क्योंकि जब मैं इसको एज ए रेफरेंस लाइन यूज़ करूँगा तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलेगी नहीं। अब वो बदलेगी नहीं का क्या मतलब है, अभी मैं क्लियर करता हूँ। पहले इसको लिख लेते हैं। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब मैं इसके अंदर अगर मैं कहीं पर भी एज ए रेफरेंस लाइन 0 से 180 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मैं उस लाइन को कभी भी एज ए रेफरेंस यूज करूंगा तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम मान लो 90 वाली लाइन को यूज कर रहे थे एज ए रेफरेंस लाइन, जिसको मैं कह रहा हूं गंदी लाइन है। ये गंदी लाइन क्यों है, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदल देगी। जब भी मैं 90 और 270 एंगल को यूज करूं, जैसे तुमने देखा था हमने अपने जो 10th के भी फॉर्मूलाज थे, जहां पर मैंने साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यूज किया तो इसने क्या किया, साइन को बदलकर कॉस कर दिया। जहां पे भी मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यूज किया, इसने कॉस को बदलकर साइन कर दिया। जहां पे मैंने सीकेंट को यूज किया तो कोसिकेंट एंड कोसिकेंट, सीकेंट में टैन, कॉट में कॉट, टैन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता, जैसे मान लो मैं इस तरीके से करता कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता, तो वो साइन थीटा ही रहने वाला था, वो कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं साइन ऑफ 360 प्लस थीटा यूज करता तो वो साइन थीटा ही रहता, वो कन्वर्ट नहीं होता। वो अलग बात है कि अब हमें ये देखना जरूरी होता है कि भाई क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है। जैसे अगर मैंने साइन ऑफ 180 माइनस थीटा यूज किया, मतलब 180 में से कोई वैल्यू कम हो रही है। 180 में से कोई वैल्यू कम हो रही है, मतलब यहां से आके इधर कुछ, इधर कहीं कोई एंगल बनेगा हमारा 180 में से कम वाला, और वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसके आगे प्लस का साइन है। जब मैंने साइन ऑफ 360 प्लस थीटा किया तो वो पूरा सर्कल घूम के 360 प्लस थीटा यहां कहीं आ रहा है एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे ही पॉजिटिव थे, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए यहां प्लस आ गया। लेकिन वहीं अगर मैं यहां साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कर देता, अगर मैं क्या करता, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कर देता, तो 180 प्लस थीटा का मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं एंगल आ जाता, और ये एंगल कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में हमारा कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। मतलब टैन और कॉट को छोड़कर थर्ड क्वाड्रेंट में तो सब नेगेटिव होना चाहिए, तो हमारे पास साइन की वैल्यू भी माइनस साइन थीटा आ जाएगी। तो ये नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट सिस्टम चेक किया।
बात समझ में आई है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई कर रहा है तो वहां पर साइन नेगेटिव आ जाता है। बात समझ में आई है। अगर मैं साइन की जगह मान लो कॉस भी यूज कर लेता, मैं कहूं कि कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, तो वो भी हमारा रहेगा तो कॉस थीटा ही, लेकिन विद नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 प्लस थीटा। बात समझ में आई है। ऐसे ही मान लो मैं कहीं ऐसा कर लेता कि साइन ऑफ 360 माइनस थीटा कुछ होता, तो वो हमारा माइनस साइन थीटा हो जाता, क्योंकि वो तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आता, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आता है। लेकिन वहीं अगर मैं कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा करता, तो 360 माइनस थीटा कॉस तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आंसर पॉजिटिव कॉस थीटा में रहता है। ये बात समझ में आई है। तो इनको ना क्रैम करने की जरूरत नहीं है, एक बार तुम्हें ये लाइंस का और रेफरेंस एंगल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसानी से निकलेगा। हम एक काम करते हैं, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। जैसे कि एक काम, हम ना एंगल निकाल लेते हैं। मान लो बच्चे, हमें देखो, मैंने कहा 135 डिग्री पे निकालनी है मुझे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, या 6 छोड़ो, हम एक काम करते हैं साइन कॉस और टेन का निकालते हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 135 डिग्री के लिए निकालना है। अब हम 10th से पास आउट बच्चे हैं, हमें ये नहीं पता, मान लो कि भाई 135 डिग्री तो हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ 0 से 90 के बीच में देखा हुआ है। तो 0 से 90 को अगर मुझे 135 के साथ रिलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 90 आ गया, यहाँ 180 आ गया, यहाँ 270 आ गया, और यहाँ 360 आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। ये है हमारे पास। अब जब मैं थीटा इज इक्वल टू 135 लेता हूँ तो देखो हमें ये तो पता चल गया बच्चा, थीटा इज इक्वल टू 135 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, 90 और 120 के बीच में कहीं यहाँ लाया करेगा, यहाँ कहीं आ रहा है अपना। तो ये तो हमें देखते ही समझ में आ गया कि सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी हर किसी की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है ना। ये क्लियर है अपने पास। अब देखो जिस टाइम पे मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा, अब 135 तो हमें आता नहीं है भाई, 135 की वैल्यू मुझे नहीं आती, तुम्हें नहीं आती, क्योंकि हमने 0 to 90 याद किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 135 ही होता है, और 45 की वैल्यू मुझे आती है। अब मैंने क्या बताया था, जब मैं रेफरेंस लाइन की तरह यूज़ करूँगा 180 माइनस 45, तो वो क्या बन जाएगा, साइन 45 विथ पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। क्लियर है। अब तुम में से एक होशियार बच्चा उठता है, कहता है कि सर तो याद करा रहे हैं 180 को यूज़ करना, भाई मैं तो 90 प्लस 45 भी तो लिख सकता था, मैं 135 को ऐसा भी तो लिख सकता था, साइन ऑफ 90 प्लस 45। तो वो बच्चा गलत नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि 135 तो अब भी बन रहा है। लेकिन अब हमने कौन सी रेफरेंस लाइन यूज़ कर दी, गंदे वाली, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो वर्टिकल लाइन होती है तो गंदे वाली है। गंदे वाली क्यों है, क्योंकि ये अब साइन को कन्वर्ट कर देगी कॉस में। ठीक है, cos 45 की भी वैल्यू तो 1/√2 ही होती है। आंसर फिर भी सेम आएगा। मैं इसको फिर गंदा क्यों बोल रहा हूँ, गंदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि cos 45 हम ले सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे हैं, फिर तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हम cos की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम साइन 135 को ही cos की टर्म्स में लिख के वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू तो साइन 135 की देखनी है। बात समझ में आई है। एक्चुअल जो क्वाड्रेंट देखना है हमें, वो साइन 135 के लिए देखना है, ना कि कॉस की रेफरेंस में। समझ में आई है। तो ये छोटा सा कंफ्यूजन वो 90 और 270 को यूज करके कई बार हो जाता है। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, तो इतनी भी गंदी लाइन नहीं है कि यूज ना करें, लेकिन वो इनिशियली समझने के लिए बहुत आसान ट्रिक है वो। क्लियर है। अब मान लो जैसे मैं टैन के लिए यूज करता हूँ भाई, टैन को मैं लिख लेता हूँ 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 का मतलब क्या हुआ, ये तो बन गया कॉट 45। लेकिन 180 माइनस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में तो टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉट 45 बन गया। और कॉट 45 की वैल्यू होती थी 1 विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास टैन ऑफ 135 की वैल्यू क्या है, -1। सॉरी, हाँ, टैन को कॉट नहीं लिखना था, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने। तो यहाँ क्या बना, कॉट कह रहा हूँ, टैन 45 बनेगा बच्चे। तो ये टैन ऑफ 45 ही बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, -1। क्लियर है। वो कन्वर्ट क्यों नहीं होना था, क्योंकि कन्वर्जन के लिए हमारे पास वो गंदे वाली लाइन यूज़ करनी थी हमें 90 वाली, वो तो हमने करी नहीं, हमने तो 180 यूज़ किया है। तो टैन जो है वो हमारा टैन ही रहने वाला है। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया। अब ये आ जाएगा तो इनका रेसिप्रोकल करके हमारे पास सीकेंट और कोसीकेंट की वैल्यू या कॉट की वैल्यू भी आ ही जाएगी।
ये समझ में आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम 360 तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं, कितनी भी वैल्यू। मान लो मैं कहता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 750 है, मुझे 750 पे जाना है। अब 750 तो हमारी 360 से भी आगे निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो एक चक्कर जब हम काटते हैं तो कितने का होता है बेटा, 360 का। एक और राउंड काट देंगे तो 360 प्लस 360 ये आ गया 720, और 720 में 30 और ऐड करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। मतलब यहाँ कहीं आएगा, दो चक्कर काट के जो एक्स्ट्रा 30 ऐड किए। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मान लो मुझे साइन ऑफ 750 लिखना है, तो मैं इसे साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ कि नहीं। 4 पाई का मतलब क्या हुआ, साइन 720, 360 इंटू 360 प्लस 360 प्लस 30, इस फॉर्म में लिख दो या इसमें, पर अब हमें रेडियंस में यूज़ करना है तो हम हमेशा प्रायोरिटी इस फॉर्म को देंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, साइन 4 पाई प्लस 60 प्लस 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन 30 ओनली, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन ये वाली यूज़ करी है, हॉरिजॉन्टल वाली यूज़ करिए तो साइन साइन रहेगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्लियर बात है, निकाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री की, तो छोटी सी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं जो हमारे एंगल के लिए होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। किसी सिचुएशन में अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव आ जाए, किसी सिचुएशन में अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव आ जाए तो साइन ऑफ माइनस एंगल क्या होएगा, माइनस साइन थीटा। टैन के अंदर क्या होता है, एक काम करते हैं, टैन से पहले कॉट लिख लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये हमारा कॉस थीटा ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा कॉस थीटा ही रहने वाला है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे एंगल नेगेटिव हो चाहे ना हो, कॉस हमेशा पॉजिटिव रह रहा है एंगल के साथ। अब टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, देखो टैन ऑफ माइनस थीटा बेसिकली साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ मैं। तो ये तो आएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस क्या आएगा, वो कॉस थीटा ही रहेगा, जिसको मैं माइनस टैन थीटा लिख सकता हूँ। तो इन शॉर्ट जहाँ जहाँ पे साइन यूज़ होगा वहाँ पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एंगल के साथ। तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस टैन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा। और कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। इनके अलावा जो हमारे पास कॉस वाले हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, वो कॉस थीटा ही रहने वाला है, और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा भी सीकेंट थीटा ही रहने वाला है, उनके ऊपर नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। इसको कहते हैं हम अपना बच्चा क्वाड्रेंट सिस्टम, और उस क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर हम हर तरीके से हर गिवन वैल्यू के ऊपर एंगल की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, हर गिवन एंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात। अब इसके बाद आते हैं हमारे जो +1 के अंदर मेन फॉर्मूलाज हैं। देखो बच्चे, जब हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो फॉर्मूलाज को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि फॉर्मूलाज को डिवाइड कर लो कैटेगरीज में, क्योंकि कैटेगरीज में डिवाइड करने का क्या रहता है, क्वेश्चंस करते हुए भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अच्छा इसमें तो AB फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें CD फॉर्मूला लग जाएगा। वो फॉर्मूलाज हैं क्या, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कैटेगराइज कराता चलूँगा, साथ के साथ याद होता चलेगा। मैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी डेरिवेशन बताऊँगा कुछ एक फॉर्मूलाज की। वो डेरिवेशन बताने का मतलब ये नहीं है कि तुम पेपर में बैठ के डिराइव करो, लेकिन उस डेरिवेशन को बताने का मतलब है कि किसी सिचुएशन में अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो उस डेरिवेशन वाले प्रोसेस को यूज़ करके तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो हम अब AB CD और 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला इस तरीके से इसको लिखने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ बच्चे, A एंड B फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। A एंड B फॉर्मूलाज, A एंड B फॉर्मूलाज सबसे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। तुम्हें मतलब अगर कोई कहे कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज रटने हैं तो वो गलत है, सिर्फ ये 4 फॉर्मूलाज याद रख लो, बाकी सारे इनसे डिराइव हो जाते हैं। जैसा कि हमारे पास है, हमारे पास क्या रहेगा, जैसे सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आता है उसको लिख लेते हैं हम साइन ऑफ A प्लस बी। साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये हमारे पास साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है। देखो मैंने अपने टाइम पे ना याद रखने का एक तरीका रखा हुआ था, साइन शरीफ कॉस कमीना। वो साइन शरीफ और कॉस कमीना क्यों रखा हुआ था, क्योंकि जो साइन है वो मिल बांट के करे, अपने मिल बांट के एंगल्स को डिवाइड करेगा। जैसे A और B है, देखो उसने एक बार A अपने पास रखा, B कॉस को दे दिया, फिर उसने
ए कॉस को दिया और साइन अपने पास, मतलब बी अपने पास रख लिया, तो इक्वली डिवाइड कर रहा है वो दोनों को। तो इसलिए मैंने कहा कि साइन शरीफ है भाई, अब बराबर से बराबर बराबर बांट के कर रहा है। और अगर बीच में प्लस था तो बीच में प्लस आया, और अगर बीच में माइनस आएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी अगर आएगा, तो हमारे पास वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ गया। ये क्या हुआ है, अगर बीच में माइनस आया तो माइनस हो गया, प्लस आया तो प्लस आ गया, कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे पास कॉस आएगा, कॉस के अंदर क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसने क्या किया, पहले तो इसने दोनों के दोनों खुद रख लिए, और जैसे ही वहाँ प्लस आया उसने साइन स्विच कर दिया, इसलिए कॉस का मीन है। और अगर यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब ये अपनी ही चला रहा है, प्लस आया तो माइनस किया, माइनस आया तो प्लस कर दिया। क्लियर है, ये हमारे पास साइन और कॉस के दो फॉर्म, बेसिकली हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं और बिल्कुल सिमिलर से हैं, सिंपल से है, जो हमें याद हो रहे हैं आसानी से। अब देखो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके, ये टैन की टर्म्स में भी होते हैं, वो फॉर्मूलाज की लिस्ट भी तुम्हें मिल जाएगी जो पीडीएफ होगी उसके अंदर। तो मैं सारे फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ कि फॉर्मूलाज डिराइव कैसे हो रहे हैं। अब देखो ये हमारे पास हमने 4 ए बी फॉर्मूलाज लिखने हैं, अब मैं बाकी के फॉर्मूला इन्हीं से डिराइव करके दिखाता हूँ। अगर हमें ये याद है तो एक काम करो बच्चे, इनको आपस में प्लस कर दो। अगर मैं इन चारों फॉर्मूलाज को आपस में प्लस कर दूंगा तो हमारे पास 2 और नए फॉर्मूलाज आ जाएंगे। देखो ज़रा, जब मैं इनको प्लस करूंगा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इससे क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी से जब मैं इनको प्लस करूंगा तो कॉस ए साइन बी तो कट जाएंगे, और हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 साइन ए कॉस बी का। सीधा बन गया कि नहीं फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और अगर मैं इनको आपस में माइनस कर दूं, माइनस करूंगा तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो देखो क्या होएगा बच्चे, इनके साइन स्विच कर जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा आपस में, और ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी। दिख रहा है सिंपल सा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी बन गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी को 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, सीधा है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस वालों के लिए भी निकालूं फॉर्मूला, तो हमारे पास अगर मैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा सीधा हम प्लस करेंगे तो बच्चे प्लस माइनस कट गया आपस में, और ये क्या आ गया, 2 कॉस ए कॉस बी। और अगर मैं इनको आपस में माइनस करूंगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, अगर मैं इनको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला साइन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी साइन चेंज होएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट गया और माइनस माइनस ऐड होके क्या आ गया, 2 साइन ए साइन बी। ये हमारे पास 4 और नए फॉर्मूलाज आ गए, सिंपल है ये। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे ये जो हमने और ये 4 नए फॉर्मूलाज अभी डिराइव किए, और कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बहुत साफ सुथरे तरीके से दिख ही रहे हैं सामने। अगर मैं इन्हीं को CD फॉर्मूला बनाऊं, अब CD फॉर्मूला क्या होते हैं वो समझो। जैसे कि अगर मैं अब एक काम करता हूं, हम बनाते हैं अब CD फॉर्मूला, C&D फॉर्मूला। देखो CD फॉर्मूला में क्या रहेगा बच्चे, हमने सिर्फ एक चीज़ करनी है, हम A प्लस बी को C पुट कर देंगे, A माइनस बी को D पुट कर देंगे, और इन 2 लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो A की वैल्यू आएगी C प्लस डी बाई 2, B की वैल्यू आ जाएगी C माइनस डी बाई 2। A और B को हमने C और D की टर्म्स में लिख देना बस, और कुछ नहीं करना। देखते जाओ अब इधर, जैसे कि इन वाले फॉर्मूलाज में लिखते हैं बच्चे। सबसे पहले इस वाले के अंदर देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी को मैं क्या लिखूंगा, साइन सी प्लस साइन डी लिख दिया मैंने, और ये किसके इक्वल आ गया, 2 साइन ए की वैल्यू क्या निकली थी, सी प्लस डी बाई 2 निकली थी, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। ये मैं नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
ये मेरे पास b की जो वैल्यू आई थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं इस वाले फॉर्मूला को बनाऊं तो इसमें क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। सीधा फॉर्मूला बन रहा है। तो ये कोई नए फॉर्मूला तो नहीं बने, ये तो सेम वही जो ए बी वाले फॉर्मूलाज थे उन्हीं के अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज डाली है। ए प्लस बी को सी लिखा, ए माइनस बी को डी लिखा, और ए को सी प्लस डी बाई टू, बी को सी माइनस ए माइनस बी बाई टू, मतलब सी माइनस डी बाई टू, और वो वैल्यूज डाली और अपने आप अपने फॉर्मूलाज बन गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर फॉर्मूला यूज करूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। क्लियर है। और ऐसे ही इसके लिए फॉर्मूला बनेगा cos c माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को एक बार और लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, अभी बताता हूँ रीज़न क्या है। जब मैं इसको लिख रहा था क्या बना था, cos c माइनस कॉस डी, तो हमारे पास फॉर्मूला आया है माइनस, है ना, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, माइनस 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ये बन गया। अब अगर हम इस नेगेटिव को हटाना चाहते हैं, काफ़ी सारी बुक्स में या कहीं नोट्स में तुम्हें ये नेगेटिव नहीं दिखेगा, तो उसके अंदर क्या करते हैं, इस नेगेटिव को इस एंगल के साथ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको हम यूज़ करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू लिख देंगे। ठीक है, वो तो नेगेटिव हट जाता है। बात समझ में आई है। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, सी डी फॉर्मूला। अब देखो इन्हीं ए बी फॉर्मूलाज से जो हमने ये अभी ग्रीन कलर से निकाले थे, जो अभी निकाले थे, उन्हीं से मैं एक हाफ एंगल फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा तुम्हें। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या मतलब है, देखो ज़रा। जैसे कि बच्चे हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका हमारे पास फॉर्मूला निकला था 2 sin a cos b। ये हमारे पास फॉर्मूला निकला था, हमने देखा था, अभी प्लस किया था। अगर मैं a और b को इक्वल प्रूफ पुट कर दूँ, a और b को मैं इक्वल पुट कर देता हूँ, मान लेते हैं थीटा डाल देते हैं, चलो वैल्यू, तो क्या होगा, साइन a साइन थीटा प्लस थीटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, a माइनस बी, थीटा माइनस थीटा 0, साइन 0 तो 0 ही होता है, खत्म होगी बात। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2 sin थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही हमारे पास कॉस का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था 2 cos a cos b, ऐसा कुछ था। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ डालता हूँ, मान लो a प्लस बी और a माइनस बी में अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या आएगा, cos 2 थीटा प्लस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बन गया ये, a और b को हमने थीटा डाला था। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बन गया ये। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, तुम पहले फॉर्मूला में भी अगर डाल दोगे, जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया था ना, जैसे मैंने क्या लिखवाया था, cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसके अंदर भी अगर तुम a और b को थीटा डाल दोगे तो क्या बनेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बना। और ये भी कैसे आपस में बनेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जो कि सॉल्व होके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही बनेगा, जो कि हमारा ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से हमें पता चल गया हम किसी भी तरीके से इनको डिराइव कर सकते हैं। और इसका एक और हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मैं यहाँ cos को लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। ये बात समझ में आ गई है। तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने मेन फॉर्मूला से कॉस और साइन के टर्म्स वाले ये हैं। बाकी जो हमारे टैन की टर्म्स वाले हैं, मैं फिर वही बता रहा हूँ बार बार, जो लिंक के अंदर मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ उसके अंदर ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी लास्ट में सारे लिखे हुए हैं, जगह जगह हैं। पर मेन है कि उनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ फॉर्मूलाज के साथ अगर रिलेट कर पाओगे तो सारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्मूथली निकल जाएगी। इसके अलावा हद करके सिर्फ एक जो हमारे पास मेन फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो वाले जो हमारे पास आते हैं जिसके अंदर हम इनको एंगल्स के साथ, स्टैंडर्ड एंगल्स के साथ रिलेट करते हैं, वो वाला मैं और बता देता हूँ क्योंकि वो लास्ट पार्ट है बिल्कुल जो हमारे पास होता है। जैसे कि देखो बच्चे, जैसे हमने ना 10th क्लास के अंदर एक चीज़ करी थी कि जैसे हमारे पास मान लो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती थी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती थी, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल देते थे यहाँ से। थीटा की वैल्यू कब निकलती थी? हम कहते थे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिखते थे और हम कहते थे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, बिल्कुल ठीक था, कोई गलत नहीं। पर अब हमें पता है कि भाई जो थीटा होता है एक्चुअल में साइन की वैल्यू, जब हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं तो 0 to 360 के बीच में, अब जब हमने यहाँ पे 0 से लेके 360 तक के एंगल की बात करी तो देखो 30 डिग्री यहाँ कहीं एंगल आ रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना अगर, तो ये जहाँ मर्जी तक लेके जाओ, हर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम सिर्फ एक वैल्यू के साथ जस्टिफाई कर रहे थे कि बस हाँ यहाँ है, असल में वो वैल्यू यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर पॉइंट पे आएगी। तो हमारा एक स्टैंडर्ड एंगल सिर्फ 30 डिग्री बताना तो फिर गलत हो जाएगा, हमें इसे किसी n की टर्म्स में बताना पड़ेगा कि कितनी बार ये वैल्यू कहाँ कहाँ रिपीट होती है। उसको समझने के लिए हमारे पास एक तो होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं और एक तरीका होता है सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। मैं पहले एक में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा, बाकी का मैं फॉर्मूला बता दूंगा, आसानी से आ जाएगा वो। देखो मैंने कहा पहला तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसी पे ध्यान देना है इसमें, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ सकता है, तो मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री को अब मैं रेडियंस में लिखूंगा π/6। अब आगे आ रहा है ये देखो, जहाँ 180 आना था 180 से पीछे की तरफ, क्योंकि 180 माइनस थीटा अगर मैं लूंगा साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री भी साइन 30 होता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है ना, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है, साइन 180 माइनस 30 या साइन 30 दोनों में वैल्यू 1/2 आएगी। इसके बाद जो अब हमारा आगे जाके आएगा वो सीधा कहाँ आ रहा है हमारा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड में आ गया, थर्ड और फोर्थ में कहीं वैल्यू लाई कर नहीं रही, वो घूम के फिर आगे चल पड़ेगी, है ना। इस तरीके से वैल्यू वो 360 के बाद फिर रिपीट करना शुरू करेगी, मतलब यहाँ और फिर से यहाँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है। तो मैं इसको ऐसा लिखूँ, देखो ज़रा, साइन थीटा इज इक्वल टू जो 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6 साइन पाई माइनस π/6 साइन 2π प्लस π/6 साइन 3π माइनस π/6 एंड साइन 4π प्लस π/6। लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे? ये तो इनफाइनाइट चलता जाएगा फिर ऐसे, इसी तरीके से चल रहा था, तो मैं इसको ऐसा ना लिख दूँ सीधा, साइन ऑफ nπ प्लस -1 n π/6। अब ये दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है कुछ नहीं, n की वैल्यू 0 डाल दो तो क्या बनेगा, सीधा π/6, -1 की पावर 0 भी 1 ही होता है, n की वैल्यू 1 डाल दो तो पाई -1 की पावर n मतलब माइनस पाई माइनस π/6, n की वैल्यू 2 डाल दो तो 2π -1 की पावर 2 प्लस बन जाएगा प्लस π/6। तो ये -1 की पावर n से क्या हमें मिल गया कि जहाँ जहाँ पे n की वैल्यू इवन आती जाएगी वहाँ प्लस आएगा, जहाँ ऑड आएगी वहाँ माइनस आएगा। तो हम इसी को अगर अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ, जैसे मैंने क्या किया था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 को मैंने साइन π/6 लिख दिया था जो 1/2 था, तो इसको मैं साइन x इज इक्वल टू साइन y बना के मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन x इज इक्वल टू साइन y बना के जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, जैसा हमने ऊपर निकाला nπ प्लस -1 n इंटू y। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर x। ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन।
ये हमारे पास क्या निकल गया, जनरल सॉल्यूशन। जो हमने पहले दो एंगल्स निकाले थे कि भाई पाई/6 और पाई-पाई/6, इनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते थे। ठीक है, ये आ गया साइन एक्स के लिए। अब cos x इज इक्वल टू cos y के लिए जो हमारे पास निकलेगा वो आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये cos x और cos y के लिए आ गया। और ऐसे ही tan x इज इक्वल टू tan y के लिए जो हमारे पास निकलेगा तो वो आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। इसी के साथ हमारी एटलीस्ट बोर्ड लेवल की ट्रिग्नोमेट्री सारी वाइंड अप होती है। इवन कॉम्पिटिटिव लेवल में भी हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेके जाते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो पीडीएफ के अंदर वो एडवांस लेवल की वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, 18 डिग्री की, 36 डिग्री की, वो सारी लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, जिसको कहीं डाउट आएगा वो अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। चलो डन।